हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम यूनिट नंबर 19 में शरद जोशी द्वारा लिखी गई जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके संपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। इस वीडियो में हम शरद जोशी का जीवन परिचय के संबंध में सभी वस्तुनिष्ठ हल करेंगे और बच्चे काम पर जा रहे हैं के संबंध में सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य की जो तैयारी है वो बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में हम बिना रुके फटाफट 22 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बच्चे काम पर जा रहे हैं और शरद जोशी के संबंध में। और इसके अलावा हम आपको संपूर्ण जो शरद जोशी का जीवन परिचय और बच्चे काम पर जा रहे हैं का संपूर्ण अध्ययन भी साथ में करवाते जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शरद जोशी जो है उन्होंने बच्चे काम पर जा रहे हैं में जो कविता लिखी है उसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको शरद जोशी का जीवन परिचय और बच्चे काम पर जा रहे हैं का पूरी कहानी और उसकी व्याख्या और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे, तो कृपया पहले जाके वो वीडियो आप देख लें। और उसके बाद जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। यदि आपने पुरानी वीडियो जिसमें हमने इसकी व्याख्या बताई है और ये टेस्ट सीरीज आपने हल कर ली है तो आपका चैप्टर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी की बनाए रखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पूछा गया है कि शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। तो हमें बताना है कि शरद जोशी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है पहले हम देख लेते हैं कि शरद जोशी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो शरद जोशी थे उनका जो जन्म है वो 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 मई, याद रखना है, 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। अब कहें कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो है वो उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में हुआ था। तो उज्जैन में उनका जो है जन्म हुआ था। तो उज्जैन में उनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। अब यदि उनके पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का जो नाम था, उनके पिता का जो नाम था वो था, पिताजी का जो नाम था वो था श्रीनिवास। क्या था? श्रीनिवास जो था वो उनके पिताजी का नाम था। और यदि उनकी माताजी का नाम देखें तो माताजी का जो नाम था वो शांति देवी था। क्या था? शांति देवी उनकी माता का नाम था। यदि उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का जो नाम था वो था इरफाना, इरफान सॉरी, इरफाना सिद्दीकी। और बाद में उनका नाम इरफाना जोशी पड़ गया। तो इरफाना सिद्दीकी उनकी पत्नी का नाम हो गया है। उनका नाम क्या हो गया है? उनके पिता का नाम हो गया है श्रीनिवास और उनकी माता का नाम शांति देवी, शांति जोशी हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शरद जोशी का जन्म जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। आइए आगे देखते हैं हम कि शरद जोशी हिंदी साहित्य में किस प्रकार के साहित्यकार की छवि रखते हैं। तो जो शरद जोशी हैं वो हिंदी साहित्य में किस प्रकार की साहित्यिक छवि रखते हैं, मतलब वे हैं आलोचक हो या नाटककार हैं या उपन्यासकार हैं या व्यंग्यकार हैं। तो आपको बताना है तो जो शरद जोशी हैं वो साहित्य में जो है वो व्यंग्यकार के रूप में अपनी छवि रखते हैं। वो यहाँ पर व्यंग्यकार हैं, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा जो रचनाएं लिखी हैं वो व्यंग्य के रूप में ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। और नाटक कुछ लिखे हैं और बहुत ही कम उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, लेकिन व्यंग्य उन्होंने सबसे ज्यादा लिखे हैं। तो वो क्या है? एक शरद जोशी को हम एक व्यंग्यकार के रूप में ज्यादा मानते हैं, तो यह एक व्यंग्यकार माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि जो शरद जोशी हैं, शरद जोशी ने दूरदर्शन के किस धारावाहिक के लिए लेखन कार्य किया है। तो वैसे देखा जाए तो शरद जोशी ने बहुत से जो धारावाहिक है उनके लिए काम किया है, लेखन काम किया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे है ये है, यह जो है जिंदगी, यह जो है जिंदगी। दूसरा का है मालगुड़ी डेज। तीसरा है सिंहासन बत्तीसी, ऊपर एक सभी।
तो इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो शरद जोशी है दूरदर्शन के धारावाही हैं, यह जो है जिंदगी, मालगुडी डेज और सिंहासन बत्तीसी जो है, इन्होंने सभी जो है धारावाहियों का लेखन किया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरद जोशी का उपन्यास है, तो इनमें से शरद जोशी का उपन्यास कौन कौन है। तो शरद जोशी के उपन्यास के बारे में आप जान ले पहले कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन है मैं और केवल मैं, ये भी इनकी एक रचना है। अगले है मैं और मैं, यही इनकी रचना नहीं है। मैं और वो है, ये भी इनकी रचना नहीं है। और मेघदूत भी इनकी रचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है मैं और केवल मैं, यह दो है इनकी रचना। मैं अलग है, मैं और केवल मैं अलग है, ये दोनों अलग रचनाएं हैं। यदि आप जाने तो एक जे है उपन्यास, एक जे है, ये दो अलग अलग उपन्यास हैं। इनके बारे में और हम कुछ देख लें कि जैसे हम इनके कहें जो व्यंग्यकार थे, इन्होंने कौन कौन से जो है व्यंग्य मतलब संग्रह लिखे हैं। तो इनका पहला व्यंग्य आप देखते जाए कि परिक्रमा, कौन सा लिखा है, इन्होंने एक परिक्रमा लिखा था जो 1988 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। दूसरा हम कहें जीप पर सवार इल्लियां, जो है इनकी रचना है। तो जीप पर सवार कौन सी है, इल्लियां जो है वो इन्होंने 1971 ईस्वी में लिखा था। तो परिक्रमा इन्होंने 1988 में, और जीप पर सवार इल्लियां बहुत ही फेमस इनका व्यंग्य है, वो 1971 ईस्वी में लिखा था। इसके अलावा भी हम देखें कि इसके अलावा इन्होंने लिखा है किसी बहाने भी इन्होंने 1971 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था, 1971 ईस्वी में भी इन्होंने लिखा था किसी बहाने। और रहा किनारे बैठ, तो जो रहा किनारे बैठ जो है वो इन्होंने 1972 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद हम देखें दूसरी सतह, क्या है, दूसरी सतह, ये भी इन्होंने 1978 ईस्वी में लिखा था। दूसरी सतह भी इनकी एक रचना हो गई। दूसरी सतह के बाद यदि हम आपसे कहें कि पिछले दिनों, कौन सी, पिछले दिनों भी इनकी एक रचना है। तो पिछले दिनों भी इनकी एक रचना है। कब है इनकी, कब लिखी गई थी, तो 1979 ईस्वी में जो है पिछले दिनों इनकी रचना लिखी गई थी। इसके बाद हम और यदि रचनाओं की बात करें तो आप और देखेंगे यथासंभव, कौन सी, यथासंभव जो है उनकी जो रचना है। तो यथासंभव 1984 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1984 ईस्वी में यथासंभव लिखी गई थी। अगली और रचना यदि हम देखें तो हम भेस्टन के भेस्ट हमारे जो रचना है वो इनके द्वारा 1987 ईस्वी में लिखी गई थी। तो हम भेस्टन के भेस्ट हमारी जो है इनके द्वारा 1987 ईस्वी में लिखी गई थी। अगली रचना और देखें कि जादू की सरकार जो है इनकी रचना है वह 1993 ईस्वी में लिखी गई थी। तो जादू की सरकार जो है 1993 ईस्वी में लिखी गई थी। और यदि बात करें कि इनके द्वारा और क्या रचनाएं हैं, तो और भी इनके द्वारा रचनाएं हैं। जैसे हम कहें कि यत्र तत्र सर्वत्र, कौन सी, यत्र तत्र सर्वत्र जो है इनके द्वारा लिखी गई रचना है। यह सन 2000 में लिखी गई थी, यत्र तत्र सर्वत्र। अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है कि शरद जोशी की जो व्यंग्य रचना प्रतिदिन के कितने भाग हैं। तो शरद जोशी द्वारा जो रचना लिखी गई थी, कौन सी, प्रतिदिन। तो जो प्रतिदिन रचना लिखी गई थी उस प्रतिदिन रचना में जो है कितने भाग हैं। तो इसका आंसर क्या 2 भाग हैं, या 3 भाग हैं, या 4 भाग हैं, या 5 भाग हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 भाग। तो जो शरद जोशी द्वारा रचना लिखी गई थी प्रतिदिन, उसके कितने भाग हैं, उसमें 3 भाग हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते जाना है। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके MP वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आप अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि
हमें इससे आपका मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी प्रकार से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं वो इसी प्रकार से रेगुलर रखेंगे। और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। आपको बिल्कुल मतलब ये समझ लें आप कि जहां से ये क्वेश्चन उठाए हैं आपको कहीं से भी मतलब कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रखे गए, इसमें हमने पूरा मिश्रण रखा है कि पूरा आपका एक बार में शरद जोशी का जीवन परिचय पूरा कवर हो जाए और जो बच्चे काम पर जा रहे हैं वो चैप्टर भी जो कविता है वो भी एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी कवर हो जाए। तो आप इसमें ये मत सोचें कि मतलब हमने आपको शॉर्ट कह दिया है, इसमें हम आपको पूरा बिल्कुल रिवाइज करवाते जा रहे हैं। तो ये आपको पहले तो आपको पुरानी वीडियो देखना है जिसमें हमने पूरा विस्तार से बताया है शरद जोशी का जीवन परिचय और बच्चे काम पर जा रहे हैं पूरी कविता और पूरी उसकी व्याख्या व्याख्या के बाद बहुत ही बेहतरीन उसके वस्तुनिष्ठ। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो डाल देंगे। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल देंगे, तो वहां पे जुड़कर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां है कि जीप पर सवार इल्लियां व्यंग्य रचना कब प्रकाशित हुई थी। तो आपको इसका आंसर बताना है। अभी पिछले हम बता चुके हैं आपको पूरी उनकी व्यंग्य जितने भी व्यंग्य हैं वो उनका सन भी हम आपको बता चुके हैं। तो जीप पर सवार जो इल्लियां हैं जो व्यंग्य है रचना कब रची गई थी, तो इसका आंसर होगा आपका ए 1971 में जो है जीप पर सवार इल्लियां रची गई थी उनके द्वारा। और यदि हम देखें आपको कि आपने देखा अभी कि सैयद जोशी द्वारा जो जीप पर सवार इल्लियां हैं वो कब रचा गया था, मतलब वो व्यंग्य जो है ये रचा गया था 1971 ईस्वी में। अब हम देखें यदि कहा जाए कि 1973 में उन्होंने कौन सी रचना की है, तो 1973 में उन्होंने की थी तिलिस्म। तिलिस्म कौन सी? तिलिस्म जो है 1973 ईस्वी में रचना उन्होंने की थी। और 1972 की बात करें तो 1972 में उनके द्वारा कौन सी रचना थी, तो 1972 में उनके द्वारा रचना थी रहा किनारे बैठ। क्या है? रहा किनारे बैठ। तो रहा किनारे बैठ जो रचना है वो उनके द्वारा 1972 ईस्वी में की गई थी। तो यह आपकी जो हमने आपको रचनाएं बता दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन 1974 में उनके द्वारा रचना जो है नहीं मिलती है, लेकिन 1973 में तिलिस्म और 1972 में रहा की जो रहा किनारे बैठ। और इसके बाद 1971 में तो आपने देख ली कि 1971 में कौन लिखी? जीप पर सवार इल्लियां। 1971 में एक रचना और इनकी मिलती है कि जो है किसी बहाने। कौन सी? किसी बहाने जो है वो भी 1971 में मिलती है। तो 1971 में दो रचनाएं हो गई, किसी बहाने और जीप पर सवार इल्लियां। इनकी जो परिक्रमा है वो 1988 ईस्वी में लिखी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखें यदि इन्होंने कुछ जो नाटक व्यंग्य भी लिखे हैं, जो व्यंग्य नाटक हैं वो भी इनके द्वारा लिखे गए थे। जैसे हम एक कहें कि एक था गधा उर्फ अलादाद खां, तो ये 1979 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना है। दूसरा है अंधों का हाथी, जो है 1979 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना थी। तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैयद जोशी की जो व्यंग्य रचना है यत्त तत्त सरबत कब प्रकाशित हुई। तो इसका जो आंसर है वो सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। जो यत्त तत्त सरबत है ये लिख तो गए थे, लेकिन प्रकाशित कब हुई? सन 2000 में प्रकाशित की गई थी। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि सैयद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी थी। तो सैयद जोशी की जो है वो पहली पुस्तक है, यह किस नाम से छपी थी? यह आराधना से छपी थी, या संदेश से छपी थी, या जागृति से छपी थी, या परिक्रमा से छपी थी। तो इसका आंसर आपका होगा परिक्रमा, क्योंकि सैयद जोशी की जो पहली किताब थी, पहली पुस्तक जो थी वो परिक्रमा नाम से छपी गई थी। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है हमारा कि सैयद जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो सैयद जोशी को बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जिनमें हम देखें कि पद्म श्री भी मिला है उन्हें, और जो चाकला सम्मान है वो भी उनको मिला है। यहाँ पे नहीं है, चाकला सम्मान भी उनके द्वारा उनको मिला है, और काका को वैज्ञानिक पुरस्कार भी उनको दिया गया है। तो इसका यदि हम आंसर देखें तो हमारा आंसर है कि पद्मश्री जो है उनको 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 ईस्वी में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और चाकला सम्मान जो है
कौन सा चाकला सम्मान है, चाकला सम्मान है, वो उनको 1983 ईस्वी में दिया गया था। तो 1983 ईस्वी में चाकला सम्मान, और 1990 ईस्वी में कौन सा सम्मान दिया गया है उन्हें, 1990 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि शरद जोशी किसके विरोधी थे। तो आपको बताना है इनमें कि शरद जोशी जो थे वो किसके विरोधी थे। तो पीएचडी के, एमटेक के, एमबीबीएस के, या अंतरिक्ष शिक्षा के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, कि शरद जोशी जो थे वो पीएचडी के विरोधी थे। आइए अगला हम देखते हैं कि जीप पर सवार इल्लियां जो व्यंग है, व्यंग में लेखक ने किस पर व्यंग किया है। तो जो जीप पर सवार इल्लियां हैं, जो एक व्यंग है, यह व्यंग में लेखक ने किस पर जो है वार किया है। तो पहला है ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी पर, या बेरोजगारी पर, या निजी कर्मचारी पर, या व्यापारी पर। तो जो जीप पर सवार इल्लियां हैं, यह जो व्यंग है इसमें सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग कसा गया है कि सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से अपनी मनमानी करते हैं। उसमें जो यह रचना है, तो आप याद कर लें कि जो जीप पर सवार इल्लियां हैं इसमें सरकारी कर्मचारियों पर क्या कसा गया है, व्यंग कसा गया है। आइए अगला हम देखते हैं कि बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। तो बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। तो खेलने कूदने का, और पढ़ने खेलने का, या सोने का, या खाने का। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि पढ़ने का और खेलने का जो है समान अवसर मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता से लिया गया है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कविता है, शरद जोशी द्वारा लिखी गई जो कविता है, उसमें यदि हम देखें तो उसमें कहा गया था कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इसमें उन्होंने व्यंग कसा है कि जो बच्चे हैं वो क्यों काम पर जा रहे हैं। यह एक कविता है। आगे कहा गया था, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बच्चा तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में। मतलब कहा गया है कि इस दुनिया में जो बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये हमने आपको कविता पढ़ के बता दी। आपको यदि कविता का पूरा अर्थ जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए 14वां क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है। तो बच्चों की जो रंग बिरंगी किताबें हैं उसमें कहा गया था कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें। तो किसने खा ली हैं, दीमकों ने खा ली हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या दीमकों ने खा ली है सभी रंग बिरंगी किताबें। यह शरद जोशी द्वारा जो कविता है उसमें कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीमक। आइए अगला हमें कि कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है। तो आपको बताना है कि जो कवि है वो कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है। तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन आपका इसमें है कि जब वह समाज को झकझोर देता है। दूसरा, जब वह बाल मजदूरी के सत्य को सबको व्यक्त कर देता है। तीसरा, जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं। अगला, बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि कवि जो है, पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन कि कवि जो है कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है। तो कवि देखता है कि जब वह सारी आंगन, खिलौने और विद्यालय जो है अपने स्थान पर हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। तो कवि क्या कहता है, राहत की सांस लेता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 16वां हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया है। तो कवि के लिए,
माता पिता के लिए, सरकार के लिए या समाज के लिए। तो आप इसका आंसर देखें कि किसके लिए बन गया है, तो कवि के लिए बन गया है। तो कवि देख रहा था कि बच्चे कहाँ हैं, सड़क पर जा रहे हैं, तो इस पर उसने जो है एक व्यंग्य कसा है कविता लिख डाली। तो किस पर मतलब किसको चिंता का विषय बन गया है, तो कवि के लिए जो है चिंता का विषय बन गया है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 17वां क्वेश्चन है, बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका अनाथ होने के कारण, दूसरा बीमारी के कारण, तीसरा गरीबी के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका गरीबी के कारण जो है बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 18वां हमारा है कि कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है। तो सुखद है, भयानक है, गंभीर है या नीरस है। तो आपको इसका बताना है आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो भयानक स्थिति है। अगर कहीं किसी देश में बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं तो स्थिति कैसी है, स्थिति बहुत ही भयानक मानी जाएगी। आइए अगला देखते हैं। 19वां है, यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है। क्या श्रमिक वर्ग का शोषण के, निरक्षरता के, बाल मजदूरी की या बेरोजगारी के। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो है बाल मजदूरी पर जो है कविता क्या कहती है, गंभीर प्रकाश डालती है, क्योंकि कवि ने कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है कि बच्चों के जो है खिलौने कहाँ दब गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने आपको कविता अभी पढ़ाकर बता दी है। तो आप बताएं कि मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, मैदानों के नीचे या काले पहाड़ के नीचे। तो इसका आंसर जो होगा वो है काले पहाड़ के नीचे। क्या बच्चों के खिलौने दब गए हैं। आइए आगे हम देखते हैं। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों पर किसका जो है बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे बोझ होगा बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए, बोझ है यहाँ पर। तो बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए। पहला आपका ऑप्शन है कि रोजी रोटी कमाने का, दूसरा है पढ़ाई करने का, तीसरा है खाना बनाने का, उपयुक्त सभी। तो भैया खाना बनाने का ठीक है, चल जाएगा। पढ़ाई करने तो इसका जो डालना ही चाहिए, ठीक है। वो है बोझ नहीं डालना चाहिए। क्या कहा गया है, किसका बोझ नहीं डालना चाहिए। तो किसका बोझ नहीं डालना, तो रोजी रोटी कमाने का जो है बोझ हमें बच्चों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 21 आंसर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं लास्ट आंसर को। द लास्ट वस्तुनिष्ठ है हमारा कि बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए या माता पिता के लिए। तो भैया जो समाज के लिए है यह सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है बाल मजदूरी। तो इस जो बच्चे काम पर जा रहे हैं शरद जोशी द्वारा लिखी गई जो रचना है, कविता है, इसकी हमने जो है सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और शरद जोशी के संबंध में जो इनकी शरद जोशी का जो जीवन परिचय है उसके संबंध में भी हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 19 का एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी जो है जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे, वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।